छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों की रायपुर से शुरुआत करते हैं। खबर है जहां कोरोना वैक्सीनेशन से पहले आज आखिरी बार रिहर्सल होगी। आज छत्तीसगढ़ के हर जिले में ड्राई रन होगा। आज बालोद, बलौदाबाजार, बेमेतरा में ड्राई रन होगा। साथ ही धमतरी, कोरबा, गरियाबंद, जांजगीर चांपा में ड्राई रन होगा और इधर कवर्धा, महासमुंद, मुंगेली और रायगढ़ में भी तैयारियां कर ली गई हैं ड्राई रन के लिए। छत्तीसगढ़ में कल बता दें आपको 21 जिलों में ड्राई रन हुआ था। दंतेवाड़ा, जशपुर, कांकेर, कोंडागांव, कोरिया, नारायणपुर, सुकमा, सूरजपुर, ये तमाम वो इलाके हैं जहां ड्राई रन होगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। वैक्सीन को लगवाने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। इसके साथ ही ये भी कहा कि पहले 2,67,000 फ्रंटलाइन वर्कर को टीका लगेगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और तैयारियों का जायजा लेते हैं, जानकारी लेते हैं। सर, ये बात बार बार आती है कि टीकाकरण तो होगा, लेकिन इसके लिए विशेष तैयारियों की ज़रूरत है। कितना तैयार है छत्तीसगढ़? मोहन जी, पहले 1100 केंद्र हम लोगों ने चिन्हांकित किए थे, फैसिलिटीज़ जहां टीकाकरण होगा। अभी परिस्थिति और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इसको 1349 कर दिया है। 7,116 वैक्सीनेटर चिन्हांकित कर लिए हैं, जिसमें 96% की ट्रेनिंग हो गई है। केंद्र बढ़े हैं तो शेष लोगों की भी ट्रेनिंग कर ली जाएगी। तो इनके माध्यम से ये वैक्सीन लगनी है। फिलहाल 2,67,399 ये लोग चिन्हांकित हुए हैं, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, गवर्नमेंट के फैसिलिटी में और प्राइवेट फैसिलिटी में, जिन्होंने अपने नाम दिए हैं। और यदि किसी के नाम छूटे हैं तो जिले के कलेक्टर से हम लोग लगातार संपर्क करके उनको डायरेक्शंस दे रहे हैं कि आप और अपील निकालें ताकि कोई छूटे ना। जहां जहां जो काम कर रहे हैं कम से कम नाम उनका आ जाए और ताकि व्यवस्था उनके लिए की जा सके। ड्राई रन लगातार किया जा रहा है, 2 तारीख को भी हुआ, आज और कल भी होगा। ऐसे में पिछले ड्राई रन से जो सीख मिली है, क्या कुछ सुधार कर रहे हैं? कुछ खास व्यवस्थाओं में बदलाव इस बार देखने को मिले? हर जिले में अलग परिस्थितियां रहती हैं, तो और भौगोलिक स्थितियां भी अलग अलग केंद्रों की अलग रहती है। तो उन दूरस्थ इलाकों में भी हम कैसे जाएंगे इसको भी देख रहे हैं। जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें कैसी व्यवस्था रहेगी उसको भी देख रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, पीएचसी लेवल के जो क्षेत्र हैं, उनकी भी परिस्थितियां देख रहे हैं। और लोगों को वैक्सीनेशन केंद्र तक पहुंचना, अमूमन ये माना जा रहा है कि हेल्थ वर्कर होंगे, एक तो मितानिन है बड़ी संख्या में, तो वो हर गांव में है। फिर अगला सेंटर हमारा सब हेल्थ सेंटर आता है, फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आता है। तो लगभग हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पे एक न एक वैक्सीनेशन सेंटर तो होगा ही, ये तय है। क्योंकि 1349 अगर वैक्सीनेशन सेंटर हैं और पीएचसी हमारे 800 से कम है, 790-96 हैं, तो हर पीएचसी लेवल पे एक वैक्सीनेशन सेंटर होगा, बल्कि और उसके नीचे भी वैक्सीनेशन सेंटर होंगे। तो इन व्यवस्थाओं को ध्यान में रख के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये मुझे विश्वास है कि हम लोग काम अच्छे से कर लेंगे। और कहीं भी बीच में कमियां आएंगी जो देखने को मिलती हैं जब बड़ा काम होता है। इतना बड़ा टीकाकरण का काम विश्व के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो जब इतना बड़ा प्रयास हो रहा है तो कोई ना कोई कमी स्वाभाविक है कि सामने आ सकती है, तत्काल उसको फिर दूर किया जाएगा। जैसा कि आपने बताया कि इसमें मितानिन ज़्यादा हैं जिनका टीकाकरण होना है, उन लोगों को क्या खास ध्यान रखना चाहिए और जब पहुँचें तो क्या कुछ तैयारी के साथ पहुँचे वहाँ? एक अपनी पहचान, उनको पहचान पत्र लेके आना चाहिए। आधार कार्ड अब लगभग सबके बन गए हैं, तो आधार कार्ड निश्चित रूप से उनके पास होगा। वोटर आईडी उनके पास होगी। कोई ऐसा पहचान पत्र, पैन कार्ड हो ना हो, सबके पास जरूरी नहीं है पैन कार्ड हो, लेकिन आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड तो ये दो में से तो एक किसी न किसी के पास, सबके पास जरूर होगा, तो वो लेके आ जाएंगे। टीकाकरण और वैक्सीनेशन को लेकर एक बात बार बार आ रही है कि कुछ लोग डरे हुए हैं, भ्रम की स्थिति है, कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। विश्वास क्या दिलाएंगे ऐसे लोगों को जो टीकाकरण कराने वाले हैं लेकिन डरे हुए हैं? इसमें वैश्विक स्तर पे भी, देश के स्तर पे भी और राज्य के स्तर पे भी हम लोग पारदर्शी रहे हैं। हम लोगों ने कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की है और ये दुनिया जान रहा है कि हम लोगों ने इस वैक्सीन को, इस बड़ी, बहुत बड़ी महामारी का सामना करने के लिए कम समय में तैयार किया है। लेकिन आज विज्ञान इतना आगे बढ़ा हुआ है कि उससे
हमको विश्वास रखना चाहिए, उम्मीद नहीं, कि विज्ञान के माध्यम से अगर कोई चीज सामने आ रही है तो वैज्ञानिकों ने उसका परीक्षण उतना कर लिया है कि वो आम लोगों पे उपयोग के लिए उन्होंने प्रस्ताव सामने रखा। सबसे ज्यादा चांस फैलाने का किससे होता है? जो संक्रमण के नजदीक रहेगा, जो संक्रमित हो सकता है। और सबसे ज्यादा संक्रमित कौन हो सकता है? फ्रंट लाइन वर्कर। तो इसीलिए फ्रंट लाइन वर्कर्स को तो विशेष करके खुद के बचाव के लिए भी और फैले ना उसको भी सुनिश्चित करने के लिए इसका उपयोग जल्दी जरूर करना चाहिए। और ये प्रमाणिक तौर पे सुरक्षित वैक्सीन है। तो विश्वास सभी लोगों को इस बात का है कि ये जो वैक्सीन है वो हमें कोरोना के संक्रमण से मुक्ति दिलाएगी और जो जंग हम लगातार पिछले कई महीनों से लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ, उसमें हमें जीत हासिल होगी। कैमरामैन दीपक साहू के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज़, रायपुर। इधर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लगाए जा रहे कयासों के बीच गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा की। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने सबसे पहले सभी को नए साल की शुभकामनाएं दी। उसके बाद कोरोना संक्रमण के पिछले साल के आंकड़ों पर चर्चा की। मीटिंग में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपनी बात रखते हुए कहा कि राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इसके साथ ही केंद्र से मिले जरूरी उपकरणों और लंबित आवेदनों का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य में वैक्सीनेटर और प्रतिभागियों को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। इधर सुदूर आदिवासी इलाके में जहां आने की सुविधा कम है, उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा कि वैक्सीनेशन और संक्रमण को लेकर अलग अलग हालातों में क्या करना बेहतर होगा, इस मामले में अभी तक गाइडलाइंस को लेकर स्पष्टता नहीं है। चलिए बात करते हैं अब छत्तीसगढ़ के कोरोना हेल्थ बुलेटिन की। रफ्तार लगातार धीरे धीरे कम हो रही है छत्तीसगढ़ में। बीते 24 घंटे में कोरोना के जो आंकड़े सामने आए हैं वो है 1010 नए मरीज मिले हैं। दुर्ग से 117 नए मरीज मिले हैं। तो वहीं बीते 24 घंटे में राजधानी रायपुर से 172 मरीज और महासमुंद से 50 नए मरीज मिले। प्रदेश में अब तक 2,86,596 कोरोना मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 8,859 एक्टिव केस हैं। वहीं 3,454 मरीजों की मौत हो चुकी है। राजधानी रायपुर से खबर, जहां बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर कोरोना की चपेट में आ गए। फेसबुक पोस्ट करते हुए उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील भी की है। बीजेपी के विधायक है अजय चंद्राकर, जो कोरोना की चपेट में आ गए। इधर छत्तीसगढ़ में भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। बालोद के पौड़ी गांव में 3 कौवों की मौत के बाद से बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। गांव के लोगों में डर का माहौल है। बुधवार शाम ही कौवे जमीन पर गिर गए थे। सूचना मिलने पर पशुधन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बर्ड फ्लू की आशंका के चलते एक कौवे का सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल भेजा गया है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से भी अलर्ट जारी कर एक टीम बनाई गई है। ये टीमें पोल्ट्री फार्म पर जाकर अलर्ट कर रही हैं। उधर पशु चिकित्सा विभाग की ओर से कई शासकीय पोल्ट्री फार्म से बर्ड फ्लू की जांच के लिए सैंपल लिए गए। अभी तक की जांच में सभी सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस संबंध में वहाँ ग्राम पुंडी विकासखंड बालोद में हमको सूचना मिली थी। हम लोग मौके पर जा कर के देखे तो एक कौवा तो मरा हुआ था कल की डेट पे, और उसको हम लोगों ने जला दिया था। और आज फिर सूचना मिली कि वहाँ पे 3 कौवे फिर मिल गए हैं करके, मर गए हैं करके। तो उसको जाके हम लोगों ने देखा और उसको कलेक्ट किए हैं और उसको आइस बॉक्स में बंद करके हमने रायपुर भेजने की कार्रवाई कर रहे हैं उसको। और रायपुर से उसको भोपाल भेजेंगे तो वहाँ पे उसकी पुष्टि हो पाएगी। इधर देश में बर्ड फ्लू से सैकड़ों की संख्या में कौवे की मौत हो रही है, तो वहीं बिलासपुर में टोटका फ्लू का खतरा अब इन कौवों पर मंडरा रहा है। पहले ही बिगड़े पर्यावरण की मार झेल रहे कौवे अब अंधविश्वास का शिकार हो रहे हैं, जिससे अब शहर में एकाएक कौवों की संख्या कम हो गई है और इसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। देखिए रिपोर्ट। बिगड़ रहे पर्यावरण और बर्ड फ्लू की मार कौवे पर तो पड़ ही रही थी, अब टोटका फ्लू भी इसके अस्तित्व को खत्म कर रहा है। स्थिति ये है कि श्राद्ध में अनुष्ठान पूरा करने के लिए कौवे तलाशने पर भी नहीं मिलती।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसी क्या वजह है कि बिलासपुर में कौवे का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है? विशेषज्ञों की माने तो बिलासपुर में कौवे के खत्म होने की मुख्य वजह अंधविश्वास है। यहाँ कौवे के पंख को लेकर काला जादू, वशीकरण जैसी धारणाएं खूब फल फूल रही हैं। हाँ, कौवे की प्रजाति खत्म होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। बिलासपुर में जो कौवे खत्म हो रहे हैं, इस पर मैंने 2 बार काम किया है, सन 2002 में, फिर 2005 में। तो सबसे बड़ा कारण तो अंधविश्वास है कि कौवे के पंखों को लेके काला जादू, मनोकामना पूर्ति, वशीकरण। और दूसरा कारण है कि पहले आजकल जानवर यहाँ मार के फेंक दिए जाते थे इधर उधर, तो कौवों को जैसे नदी के पास फेंक दिया जाता था, तो बहुत से कौवे आते थे, चील गिद्ध सब आते थे। लेकिन अब नदी के पास आपको कोई भी एक भी कौवा, चील गिद्ध कुछ नहीं मिलेगा। कौवे अब सिर्फ बिलासपुर में चुचुहिया पारा फाटक के पास आपको इक्का दुक्का दिखाई देंगे। दुनिया 21वीं सदी में है। आज के वैज्ञानिक युग में इस धारणा को ज्योतिष पंडित भी नकार रहे हैं। उनका साफ कहना है कि कौवे की हत्या करना सिर्फ एक अंधविश्वास है और ऐसा करके हम पक्षियों के अस्तित्व से खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं भी ये सुना हूँ कि कुछ लोग तंत्र के चक्कर में जो कौवा को मार रहे हैं और कई प्रकार किसी प्रकार की पक्षी को भी मारते हैं। मेरा ये कहना है ये पूर्णतः अंधविश्वास है। किसी भी पक्षी या पशु को मारने से कोई तंत्र सिद्धि नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि हमें अंधश्रद्धा निर्मूलन को काम करना है और अंधविश्वास को दूर करना है और हमें जागरूक रहना है। इस प्रकार से कोई भी कृत्य ना करें और पशु और पक्षी का जीवन बचाएं। इस प्रकार कोई भी सिद्ध नहीं। पक्षियों की प्रजातियों पर बर्ड फ्लू जैसे संकट तो हमेशा रहते ही हैं। वो इंसान के अंधविश्वास के शिकार बनते आए हैं। बहरहाल कौवे के साथ साथ दूसरे पक्षियों की चहचहाहट और उनके अस्तित्व को बचाए रखने की जरूरत है। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को न्यू ईयर गिफ्ट दिया है। सरकार ने सभी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि और एरियर का लाभ देने का ऐलान कर दिया है। इसका फायदा कर्मचारियों को जनवरी से मिलेगा। खबर राजधानी रायपुर से, जहां स्कूल शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में 9वीं 11वीं की इस बार जनरल प्रमोशन नहीं होगा। परीक्षा को लेकर जल्द ही नई गाइडलाइंस जारी होगी। छात्रों को परीक्षा की प्रक्रिया से गुजरना होगा और परीक्षा का फॉर्मूला क्या होगा ये अभी तय नहीं है। इस साल एक भी दिन कक्षाएं नहीं लगी, फिर भी प्रमोशन नहीं होगा। ऑनलाइन क्लास, लेकिन मूल्यांकन का सिस्टम नहीं होगा। इधर असम में अप्रैल और मई में होने वाले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कांग्रेस ने उन्हें असम के लिए अपना सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। असम में भूपेश बघेल के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक और शकील अहमद को भी जिम्मेदारी मिली है। इस नियुक्ति के जरिए कांग्रेस की रणनीति वहां छत्तीसगढ़ मूल के साहू और सतनामी समाज के लोगों को साधने की होगी। अगर ऐसा होता है तो राष्ट्रीय राजनीति में भूपेश बघेल का कद और बढ़ जाएगा। पिछले महीने कांग्रेस ने संसदीय सचिव विकास उपाध्याय को राष्ट्रीय सचिव बनाकर असम का प्रभार सौंपा था। दरअसल लोअर असम में छत्तीसगढ़ मूल के लोगों की आबादी 5 से 7 लाख के करीब है और ऐसे में छत्तीसगढ़ के 2 नेताओं के जरिए कांग्रेस वहां पिछड़ा वर्ग के वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। असम की जिम्मेदारी मिली है और मुझसे पहले भाई विकास उपाध्याय की नियुक्ति वहाँ प्रभारी सचिव के रूप में की गई है। बड़ी संख्या में हमारे छत्तीसगढ़ के लोग वहाँ निवास करते हैं और गुरु घासीदास जी को, कबीर को मानने वाली संख्या बहुतायत है और निश्चित रूप से वहाँ हमारे जो पूर्वज वहाँ गए थे उनसे मेरी मुलाकात भी होगी, उनसे जानकारियाँ भी मिलेगी। साथ ही हम छत्तीसगढ़ में जो हम लोगों ने 2018 में रिजल्ट लाया था वही दोहराने की हमारी कोशिश होगी।
इधर छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को जनवरी के महीने में ही सालाना वेतन वृद्धि और एरियर्स का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर बनी भ्रम की स्थिति को दूर कर दिया है। सीएम ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की सालाना वेतन वृद्धि नहीं रोकी गई, जबकि इसका भुगतान नए साल से शुरू हो गया है। वित्त विभाग सभी विभागों के सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को 1 जुलाई 2020 से सालाना वेतन वृद्धि को जुलाई 2020 से ही मान्य करते हुए जनवरी 2021 से नियमानुसार वेतन से देने के निर्देश दिए जा चुके हैं। शिक्षकों की जो संविलियन हुआ है और उसमें जो विसंगति है उसके बारे में जो बात हुई थी उसके बारे में मैंने कहा था। और जहाँ तक कि इस मामले के वेतन वृद्धि वाली जो बात है उसमें हम लोगों ने कैबिनेट में ही डिसीजन हो गया कि इसको जनवरी से हम लोग लागू करेंगे। तो यदि किसी प्रकार से कोई इसमें कंफ्यूजन है तो उसे दूर कर लेना चाहिए। अंबिकापुर में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में अब तक हुई धान खरीदी, बारदाने की उपलब्धता, रकबा संशोधन, धान का उठाव पर तो चर्चा हुई ही, साथ ही पीडीएस संचालन, वेयरहाउस का निर्माण, अवैध धान परिवहन पर भी बातचीत हुई। यही नहीं, बैठक में वनाधिकार पत्र धारक किसानों के पंजीयन को लेकर भी निर्देश दिए गए। खाद्य मंत्री ने किसानों के छोटी छोटी समस्याएं, शिकायतों का तुरंत समाधान करने के भी निर्देश दिए। सरगुजा संभाग में अब तक 55% धान की खरीदी हुई है। 1,61,661 पंजीकृत किसानों में से अब तक 90,232 किसानों ने धान बेचा है। समिति स्तर पर किसी भी प्रकार की जो शिकायत, चाहे वो रकबा को लेकर के हो, चाहे पंजीयन को लेकर के हो, बारदाने को लेकर के हो, या किसी और प्रकार से कोई शिकायत हो भुगतान को लेकर के, वो सब का हम लोगों ने समीक्षा किया और जानकारी लिया। यह व्यवस्था ठीक है। कहीं कहीं बारदाने की जो कमी हो रही है उसको भी ठीक करने के लिए हमने निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जारी है और इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर धान खरीदी में अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया है। अंबिकापुर में कांग्रेस पदाधिकारियों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी अनर्गल बयानबाजी कर किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, जबकि धान रखने के लिए केंद्र सरकार जानबूझकर बारदाने नहीं भेज रही है और हामी भरने के बावजूद 54 लाख मैट्रिक टन की जगह सिर्फ 24 लाख मैट्रिक टन चावल खरीदने की बात कही जा रही है। अपने आरोप में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार के किसान हितैषी कार्यों से बीजेपी में बौखलाहट है। केंद्र की सरकार ये मन बना के चली है कि राज्य के सरकार को हतोत्साहित करना है और राज्य की जो किसान के हित की चलने वाली योजनाएं हैं इनको कहीं ना कहीं पे फेल करने का प्रयास करना है। और छत्तीसगढ़ में जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट है, यहाँ के किसानों का हित बचा रहेगा, उनको तनिक भी नुकसान नहीं होगा। ये बात अलग है कि बीजेपी को इस मामले में मुक्की खानी पड़ेगी। इधर दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए गुरुवार को छत्तीसगढ़ से भी किसानों का जत्था रवाना हुआ। राशन, पानी, चार्जर जैसी चीजों के साथ ट्रकों में भरकर यह जत्था रवाना हुआ। इन किसानों से बातचीत की हमारी बंसल न्यूज टीम ने। तो दिल्ली में रवाना हो रहे हैं किसानों का एक जत्था यहाँ पर और ट्रकों में भरकर जा रहा है। तो देखिए तस्वीरें आप यहाँ पर, बैग हैं, गद्दे इसमें भरे पड़े हैं, सामान लोगों का है। बाकायदा हाईटेक तरीके से बनाया गया चार्जिंग पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं इन ट्रकों में। ये चार्जिंग पॉइंट है, आप लाइट की व्यवस्था की गई है, चार्जिंग यहाँ पर करके जा सकते हैं किसान। उसके अलावा एक ट्रक में पानी की टंकियाँ जा रही हैं। खाने पीने के सामानों की क्या तैयारी की जा सकती है। बिलासपुर में विधायक शैलेश पांडे से बदसलूकी के मामले में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने जांच के आदेश दिए हैं। 3 सदस्यीय टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। विधायक ने मंगलवार को पीसीसी चीफ से मुलाकात कर उन्हें घटना की पूरी जानकारी दी थी। पांडे ने शहर ब्लॉक 1 के अध्यक्ष तैयब हुसैन पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। वहीं विपक्ष भी इसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर निशाना साध रहा है। बिलासपुर सांसद का कहना है कि किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि का सम्मान होना हर हाल में जरूरी है, लेकिन कांग्रेस की संस्कृति और परंपरा की लड़ाई झगड़े वाली में हमारे पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष चुन्नीलाल जी साहू, प्रदेश महामंत्री आदरणीय कन्हैया अग्रवाल जी और प्रदेश महामंत्री पीयूष कोसरे जी, 3 लोगों की समिति बनी है जो आएंगे और जांच करेंगे। नहीं, मैं प्रतिपक्षन होगा तो हम अपनी बात रखेंगे, लेकिन उस घटना के दौरान मैं वहां पर उपस्थित नहीं था। कांग्रेस नेताओं का सार्वजनिक रूप से आपस में वाद विवाद ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन विषय केवल इतना है कि किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि का
सभी को सम्मान करना चाहिए। इधर रायगढ़ में पंचायत सचिवों की 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कलमबंद हड़ताल जारी है। इन मांगों में सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग भी शामिल है। इसी कड़ी में लगातार हड़ताल के बावजूद सुनवाई नहीं होने पर पंचायत सचिव संघ ने जनपद परिसर में सद्बुद्धि यज्ञ किया। सचिव संघ का कहना है कि सद्बुद्धि यज्ञ के बाद भी अगर सरकार ने मांग नहीं मानी तो संघ आने वाले वक्त में भीख मांग कर प्रदर्शन करेगा। उसमें जो राशि मिलेगी उसे सरकारी खजाने में जमा करने के साथ राजधानी रायपुर में सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। बहुत ही वाजिब मांग है, सभी सचिवों को राज्य का शासकीकरण किया जाए। और हमारे रोजगार सहायक भाइयों का सिर्फ 3 मांग है, जिसमें प्रथम है उनका ग्रेड पे, दूसरा मांग है उनका कि नगर निगम में जो भी पंचायत शामिल हो रहे हैं वहाँ के सचिवों को निगम का कर्मचारी बनाया जाए, और तीसरी मांग है उनकी जो भी ग्राम पंचायत में सचिव खाली होता है पद तो सीधे भर्ती रोजगार सहायक का उस पद पे हुआ जाए। महासमुंद में एक हीरा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से 400 नग छोटे हीरे जब्त किए हैं। आरोपी के पास से दूसरी चीजें भी बरामद हुई है, जिसमें तौल मशीन, मोबाइल, पावर ग्लास शामिल है। वहीं जब्त हीरे की कीमत 10 लाख रुपए आंकी गई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि देवभोग के पायलीखंड खदान से उसने हीरे लिए थे। आज साइबर टीम और पिथौरा टीम के द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई, जिसमें 400 नग बेशकीमती हीरा बरामद किया गया है। इसमें जो आरोपी है भरत भुई ग्राम टेका का रहने वाले, जो कि पिथौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बारे में पता चला था कि ये हीरा लेके ग्राहक के तलाश में घूम रहा है। उसके रोक के तलाश किया गया। तलाश करने पे इसके पैकेट में एक गुलाबी पन्नी में कुछ रत्न मिला। उसकी जब हम लोगों ने परीक्षण कराया स्थानीय ज्वेलरी शॉप से, तो उनके द्वारा इसका हीरा का होना उनके द्वारा पुष्टि किया है। और इस पर से अभी हम लोग थाना पिथौरा में 41/4/379 आईपीसी के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें कुल हम लोगों को 400 नग हीरा बरामद हुआ है, जिसकी अभी वर्तमान अनुमानित कीमत तकरीबन 10 लाख है। इधर अंबिकापुर से खबर, जहां मैनपाट में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। इलाके में 8 हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है। हाथियों ने लोगों के घरों और फसलों को नुकसान पहुंचाया। वन विभाग हाथियों की तलाश में जुट गया है। सरगुजा जिले के मैनपाट इलाके का ये मामला है। हालांकि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। अंबिकापुर में इसके पहले भी कई बार जंगली हाथियों का दल इस तरह पहुंच चुका है और रिहायशी इलाके में जाकर वो लोगों के घरों को भी तहस नहस कर चुका है। लोग इस कारण काफी डर जाते हैं।